हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 4 में हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 जो कि एनडीपीएस एक्ट में दंड की बात करता है। इस चैप्टर 4 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें सेक्शन 15 टू 14 यानी कि धारा 15 से लेकर के धारा 40 तक है। इसमें धारा 15 से 27 तक दंड की व्यवस्था बताई गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन 15 टू 27 एंड सेक्शन 22 एंड 30, सेक्शन 31 टू 40। जो फ्रेंड्स, इसमें हमने दंड को वर्गीकृत किया गया यानी कि पनिशमेंट है, पनिशमेंट। ठीक, इसमें जो कि हम जब अपराध शास्त्र पढ़ते हैं, अपराधों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम 3 चीज़ों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। जैसे कि हम आईपीसी में आपने देखा होगा कि अपराध का दुष्प्रेरण करना, अपराध के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना या फिर अपराध करने की तैयारी करना। तो आईपीसी में तैयारी को हर जगह दंडित नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंस हैं, सीरियस हीनियस जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी तैयारी भी दंडनीय होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सेक्शन 28, सेक्शन 30 में क्या पढ़ेंगे? अवेटमेंट पढ़ेंगे, अवेटमेंट पढ़ेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशंस। ठीक, सेक्शन 28 अवेटमेंट, सेक्शन 29 सॉरी सेक्शन इसमें है अवेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट टू कमिट। इससे पहले हम अटेम्प्ट टू कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट। ठीक, सेक्शंस 28, 29, 30 ये 3 हमें बताते हैं कि अवेटमेंट क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी क्या होगी और तैयारी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 31 टू 40 में इस अध्याय की कुछ प्रोसेस की बात की गई है। मान लिया जाए जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दंडाधिष्ट करता है, दंड देता है। ठीक, तो दंड देते वक्त उसे किन नियमों का पालन करना होगा, वो बेसिक बात धारा 31 से लेकर के धारा 40 तक इस अधिनियम में बताई गई है। क्योंकि ये कोई आवश्यक नहीं है कि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को जब दंडाधिष्ट किया जाता है तो उसके लिए हम सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस को एज ए टेस्ट फॉलो करें, नहीं। क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है और स्पेशल एक्ट के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो इसीलिए इसमें जब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है, किसी को दंड दिया जाता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को इसी एक्ट के अंतर्गत प्रोसेस करता है। ठीक, कि उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, उस व्यक्ति के बारे में प्रीवियस कन्विक्शन यदि कोई हो, यदि है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई प्रीवियस कन्विक्शन वाली बात या मुद्दा उठता है तो हम उसे इसी अधिनियम के अंतर्गत डील करेंगे, ना कि अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। ठीक, तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं इसके स्टार्टिंग से, धारा 15 से। धारा 15 में बताया गया है कि पोस्ट तरण के लिए उल्लंघन के लिए दंड। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं आपको हर एक दंड के बारे में बताऊं, क्योंकि दंड जो है आप जो है इसे किताब से रीड कर सकते हैं और किताब से इसे देख सकते हैं, बैरेक्ट में दिया हुआ है। लेकिन जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना है वो ये है कि एग्जामिनर एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप करता है। ठीक, तो इसमें हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के दंड न्यायालय के द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं। दंड की 2 कैटेगरी होती है, एक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और एक सिंपल इम्प्रिजमेंट।
तो फ्रेंड्स इस अधिनियम में जो कि एक सीरियस ऑफेंस का एक्ट माना जाता है एनडीपीएस एक्ट, इसमें सभी जगह रिग्रियस इम्प्रिजमेंट यानी कि कठोर कारावास का दंडादेश दिया जाता है। लेकिन कुछ 2-3 जगह ऐसी हैं इस अधिनियम के अंतर्गत जहां पर रिग्रियस इम्प्रिजमेंट के बदले सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जाता है। जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा सेक्शन 27 में। देखिए सेक्शन 27 में जो इम्प्रिजमेंट है इसमें 2 क्लॉज जुड़े हुए हैं। जब हम सेक्शन 27 पर आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। सेक्शन 27 में है, 26 में है, और देन एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 32, उसमें भी सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात की गई है। लेकिन लिखा नहीं है, न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि कारावास। अब कारावास कैसा हो सकता है? न्यायालय के ये जुरिडिक्शंस में आता है, ये उसका विवेकिक शक्ति है कि वो किस व्यक्ति को किस प्रकार का कारावास दे। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें आईपीसी की ओर जाना होगा, आईपीसी में देखना होगा। जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ रखी है उन्हें अच्छे से पता है कि जब किसी व्यक्ति को या किसी एक्यूज पर्सन को न्यायालय के द्वारा दंडादिष्ट किया जाता है तो उसे दंड किस प्रकार से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स धारा 15 में पोषतृण के उल्लंघन के लिए दंड है। अब मैं आपको एक एक करके ये नहीं बताऊंगा कि पोषतृण क्या होता है, विनिर्मित औषधि क्या होती है, निर्मित अफीम क्या होती है और अफीम पोस्त क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हम इन सभी विषय पर डीपली डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसे कवर किया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 न देखा हो, पहले इस वीडियो को यहीं पर स्किप करें, रोकें, इसके बाद जाकर के पहले पार्ट 1 को पार्ट 2 को देखें, इसके बाद फिर लौट करके स्टेप पार्ट 4 पर आए। तो फ्रेंड्स पोषतृण के उल्लंघन के लिए दंड की बात धारा 15 करता है। धारा 15 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पोषतृण का उल्लंघन करता है, यानी कि पोषतृण क्या होता है, अफीम पोस्त, यानी कि अफीम का जो पौधा होता है उसे हम अफीम पोस्त कहते हैं, अफीम पोस्त के नाम से जानते हैं। तो अफीम पोस्त के बीजों के सिवाय फसल कटाई के पश्चात जितना भी मटेरियल बचता है वो सब पोषतृण की कैटेगरी में आता है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल से गेहूं को एक साइड से निकाल दिया, उसकी थ्रेशिंग करने के बाद में जो भूसा बचता है, जो डंड, अब कोई तो उसको भूसा कर लेता है, कोई उसको ऐसे पटक के निकाल देगा तो उसके बड़े बड़े डंडे से बच जाएंगे, भूसा नहीं बनेगा। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्रिस्टल में हो सकता है, पाउडर में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फसल कटाई के पश्चात फसल के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे पोषतृण में यहाँ कवर किए जाते हैं। तो पोषतृण के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें बताया गया है 3 तरह की व्यवस्था यहाँ की जाती है। अधिकतर दंडों में ये देखने को मिलेगा, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी, मिडिल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। ये स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी और मिडिल क्वांटिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें इस अधिनियम के पीछे एक शेड्यूल दी गई है। जैसे कि सीआरपीसी में शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट में क्या बताया गया है, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट में कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं सीआरपीसी के, और शायद शेड्यूल फर्स्ट में या शेड्यूल सेकंड में, और शेड्यूल सेकंड में जो है एक कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट या ट्रायल बाय जज, ठीक। तो ऐसे ही इसमें एक शेड्यूल जुड़ी हुई है। उस शेड्यूल हमें बताती है कि इसमें कौन कौन से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कमर्शियल क्वांटिटी में जाएंगे या फिर स्मॉल क्वांटिटी में जाएंगे, स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तो कमर्शियल क्वांटिटी क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है और मिडिल क्वांटिटी क्या होती है, ये पीछे शेड्यूल में आपको बता दिया है। अब हमें समझना यहाँ ये है कि मिडिल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए स्मॉल क्वांटिटी से ऊपर और कमर्शियल क्वांटिटी से नीचे के बीच का जो मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं अल्प मात्रा, यानी कि मिडिल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स इसमें सभी जगह जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी आती है वहाँ पर सभी जगह आपको एक ही चीज़ रटना है, और वो ये कि दंड की व्यवस्था सभी जगह लगभग मतलब 100% एक ही है, ठीक। जहाँ पर स्मॉल
और कमर्शियल क्वांटिटी आपको देखने को मिले, वहां पर दंड सबका एक जैसा ही है एनडीपीएस एक्ट में। तो देखिए स्मॉल क्वांटिटी में कितना दंड है, स्मॉल क्वांटिटी अगर किसी एनडीपीएस किसी नारकोटिक्स की या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की होती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इन दिस एक्ट, तो 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। कारावास का मतलब प्रकार कैसा होगा, तो वो कठोर होगा, सभी जगह कठोर है, कुछ एक दो सेक्शन को छोड़ के सभी जगह यहाँ पे कठोर कारावास देखने को आपको मिलने वाला है। ये सारी बातें प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों को घुमाने के लिए, स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो स्मॉल क्वांटिटी है और कमर्शियल क्वांटिटी है, इसके बीच में यदि कोई क्वांटिटी आती है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, उसके लिए रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है जो कि 10 ईयर तक हो सकता है, और फाइन जो कि 1 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। फिर इसके बाद आते हैं कमर्शियल क्वांटिटी पर। यदि किसी नार्कोटिक ड्रग्स की या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की यदि कोई क्वांटिटी ऐसी है जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है, तो उसमें दंड की क्या व्यवस्था दी गई है, उसमें दंड बताया गया है कि वह 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन 20 वर्ष तक हो सकती है। टाइप क्या होगा पनिशमेंट का, वही रिग्रेस यानी कि कठोर कारावास। फाइन कितना होगा, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट कि कैसे दंड अधिरोपित न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके परंतु में एक बात इंपॉर्टेंट ये बताई गई है कि न्यायालय जो 2 लाख रुपए तक का दंड होगा उसको आगे और भी बढ़ा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मान लिया जाए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, कोई इतनी बड़ी तस्करी या स्मगलिंग की है, करोड़ों में अरबों में होती है स्मगलिंग, तो उसको कवर करने के लिए न्यायालय 2 लाख रुपए से ऊपर भी जा सकता है। आपको पता होगा कि हाल ही में अभी एक केस चर्चा में है, मैक्सिको का केस है। इसमें एल चापो नाम का एक व्यक्ति है, मैक्सिको का है, जो कि मैक्सिको देश का, जो कि अमेरिका के जस्ट बॉर्डर से लगा हुआ देश है, मैक्सिको का सबसे बड़ा इलीगल ड्रग सप्लायर है, जिसकी इनकम अरबों में है। उसे हाल ही में अमेरिका की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अन्य केसों में 30 वर्ष की अलग से कारावास की सजा सुनाई है, और उसको इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है कि अमेरिका की सबसे हाई टाइट सिक्योरिटी में उस व्यक्ति को रखा गया है, क्योंकि उस डर है अमेरिका को कहीं वह गिरफ्त से अमेरिका की जेल से निकलकर भाग ना जाए, क्योंकि वह पहले भी कई बार जेल से भाग चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि इस पूरी दुनिया में जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की जो ट्रैफिकिंग है, उसका कितना बड़ा बिजनेस है। पूरी दुनिया में $400 बिलियन का बिजनेस एनडीपीएस से किया जाता है लोगों के द्वारा। अब ये $400 बिलियन कितना हो सकता है, आपको आइडिया है? पाकिस्तान और ईरान की जो जीडीपी है, दोनों देश की मिलाकर के जितनी जीडीपी है, उस जीडीपी की बराबर बिजनेस इस एनडीपीएस के थ्रू इस दुनिया में होता है। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा रैकेट है एनडीपीएस के ड्रग्स के माफियाओं का, जो कि इसलिए मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बताया हूं कि न्यायालय कब 2 लाख रुपए से भी ऊपर जाकर के किसी पर फाइन अधिरोपित कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी परिस्थिति बनेगी, न्यायालय उसी के अनुसार फाइन लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने मुद्दे पर आते हैं लौट करके। सेक्शन 15 हो गया, पोषण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। वही सेक्शन 16 में बताया गया है कोका के पौधे, कोका की पत्ती के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ठीक है, लेकिन यहाँ कोका के डेरिवेटिव के लिए उल्लंघन की दंड की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर सिर्फ कोका के पौधे, कोका की खेती करने के लिए और उस खेती से जो उसकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए दंड की बात कही गई है। इसके आगे कोका के जो डेरिवेटिव होती हैं, उसकी जो पत्ती होती हैं, उसकी पत्तियों से जो जूस निकाला जाता है, उससे जो कोकीन निकाली जाती है, उससे जो हेरोइन निकाली जाती है, उसकी बात अभी हम सेक्शन 16 में नहीं करेंगे, क्योंकि उसके आगे और भी सेक्शन है जो उन डेरिवेटिव्स को कवर करेंगी, जैसे कि सेक्शन 21 में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो फिर
हम देखते हैं सेक्शन 16 जो कि कोका के पौधे और कोका की पत्ती के संबंध में उल्लंघन की बात करता है। कितना पनिशमेंट हो सकता है? 10 वर्ष और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। कोका के पौधे कोका की पत्ती के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 17 निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन की बात करता है। वहीं सेक्शन 18 अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन की बात करता है। तो देखिए अफीम पोस्त क्या होता है? अफीम पोस्त होता है अफीम का पौधा। और अफीम क्या होती है? अफीम होती है अफीम का जो पौधा होता है, उसमें जो फल लगता है, उसमें जो हम कट लगाते हैं, उससे जो जूस निकलता है, उसी से हम अफीम प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अफीम और अफीम के पौधे के लिए दंड की बात की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत या फिर दी गई अनुज्ञप्ति के अनुक्रम में कोई ऐसा काम करता है जो कि अफीम की खेती करता है या अफीम निकालता है जो कि इलीगल है, लीगल नहीं है, उसे परमिशन नहीं दी गई है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। कितना दंड होगा? वही दंड होगा जो 15 में है। अफीम, निर्मित अफीम के लिए देखिए धारा 15 का दंड, धारा 17 का दंड और धारा 18 का दंड, ये सारे दंड सेम हैं। कौन कौन से हैं? स्मॉल क्वांटिटी, मिडिल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। ठीक है, आपको ये अगर देखना है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी कितनी है, तो आप शेड्यूल में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कोकीन कितना होगा, 500 ग्राम होगा या 10 ग्राम होगा, स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपना एक ही तरह का दंड है। अगर स्मॉल है तो 1 वर्ष, स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में है तो 10 वर्ष, और यदि कमर्शियल क्वांटिटी है तो 10 वर्ष से कम नहीं लेकिन 20 वर्ष तक हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 19 पर। सेक्शन 19 इसकी क्या बात करती है? सेक्शन 19 ये बताती है कि खेतीहर के द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। मान लिया जाए किसी खेतीहर को सरकार के द्वारा कोई परमिशन दी गई है, कोई लाइसेंस ग्रांट किया गया है कि आप अपनी ज़मीन पर खेती कीजिए, इतनी ज़मीन इतने एरिया में खेती कीजिए और इसकी सही जानकारी सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन अब खेतीहर क्या करता है, किसान क्या करता है, लालच में पैसा कमाने के लिए उस अफीम को सरकार को बताता है कुछ, लेकिन उस अफीम का कुछ भाग या उस पौधों का कुछ भाग निकाल करके वह इल्लीगल तरीके से मार्केट में उसको पहुंचा देता है। तो इसको बोलते हैं अफीम का गबन। तो वो गबन करता है। तो यदि कोई व्यक्ति अफीम का गबन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? 10 वर्ष से कम नहीं, कम से कम 10 वर्ष और 20 वर्ष तक उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। और जुर्माना कम से कम 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां पर न्यायालय 2 लाख का जुर्माना लगा सकता है, यदि ये बात आती है तो आपको ये याद रखना है कि न्यायालय 2 लाख से ऊपर भी जा सकता है। हर एक सेक्शन के बाद में एक प्रोविजो इस अधिनियम में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार 2 लाख रुपए के ऊपर भी जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 19 खेतीहर द्वारा गबन के लिए, अफीम के गबन के लिए दंड 10 वर्ष कम से कम, अधिक से अधिक 20 वर्ष, जुर्माना 1 लाख, अधिक से अधिक 2 लाख और उससे ऊपर भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू परंतु इन दिस एक्ट। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 20, अब सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब यदि कोई व्यक्ति कैनबिस के पौधे की खेती करता है, कैनबिस क्या होता है? कैनबिस से हमें चरस, गांजा, इस कुछ डेरिवेटिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति कैनबिस के, इसको 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ए और बी। इसमें एक में है कैनबिस के पौधे की खेती करना, दूसरे में है कैनबिस की खेती करने के बाद में उसके कुछ डेरिवेटिव्स निकालना, जैसे कि गांजा निकालना या उससे चरस निकालना, चरस बनाना। तो फिर यदि कोई व्यक्ति ये सारे काम करेगा तो उनको हम सेक्शन 20 में पनिश करेंगे और सेक्शन 20 का दंड जो है इसमें दिया गया है। सेक्शन 20 में जो दंड दिया गया है वो बताया गया है, मैं
सेक्शन 20 का दंड भी एक समान ही है, इसके समान ही है। सेक्शन 20 में अभी आपको बताया कि दो खंड हैं, सेक्शन 20 ए और बी। ए में बताया गया है खेती करना, कैनबिस की खेती करना, ठीक। बी में इसके कुछ डेरिवेटिव्स निकालना, कैनबिस हेम्प प्राप्त करना, कैनबिस हेम्प, कैनबिस हेम्प, ठीक है। इसके लिए 10 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माना। इसके लिए सेम टू सेम ये वाली बात लागू होगी। अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 वर्ष, यदि इसकी स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में है तो 10 वर्ष, और यदि कमर्शियल क्वांटिटी है तो 10 वर्ष से कम नहीं और 20 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम सेक्शन 21 पर। सेक्शन 21 बताती है विनिर्मित औषधियों के बारे में। अब देखिए विनिर्मित औषधि क्या होती है। विनिर्मित औषधि को समझने के लिए हमें डेफिनेशन क्लॉज में फिर से जाना होगा, तो कि पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो विनिर्मित औषधि है ये बात करती है ऑल नार्कोटिक डेरिवेटिव्स, जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनके डेरिवेटिव की बात करती है, उनके व्युत्पाद की बात करती है। जैसे कि कैनबिस हेम्प की बात करती है, कैनबिस हेम्प भी इसमें कवर हो जाता है सेक्शन 21 में। इसमें कोका के डेरिवेटिव भी सम्मिलित। कोका के डेरिवेटिव क्या होती है, कोकीन है, हेरोइन है, मार्फिन है, डाइएसिटिल मार्फिन है, ये सारी चीज़ें कोका डेरिवेटिव में आती हैं। वहीं पर अफीम के सारे डेरिवेटिव आते हैं, है ना। जैसे कि पॉपिस्ट्रो कंसंट्रेट, यानी कि पोष तृण सांद्र। पोष तृण सांद्र क्या होता है, जब पोष तृण से उसके एल्केलाइड निकालने के लिए प्रसंस्करण प्रारंभ कर दिया जाता है। जब पोष तृण क्या होता है, फसल कटाई के पश्चात फसल के जो भी भाग हैं, अब उन भागों से उसके एल्केलाइड को खींचने के लिए हम जैसे ही कोई प्रक्रिया यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपिस्ट्रो कंसंट्रेट, यानी कि पोष तृण सांद्र। तो ये सारे के सारे क्या है, डेरिवेटिव हैं। अब ये जो पॉपिस्ट्रो कंसंट्रेट, ये डेरिवेटिव काय का है, ये डेरिवेटिव किस चीज का है, ये अफीम पुष्प का डेरिवेटिव है, ठीक है। वहीं पर कोकीन किसका डेरिवेटिव है, कोकीन कोका के पौधे का डेरिवेटिव है। वहीं पर कैनबिस हेम्प किसका डेरिवेटिव है, कैनबिस हेम्प कैनबिस के पौधे का डेरिवेटिव है। तो जितने भी सारे ऑल डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे डेरिवेटिव हमने सेक्शन 21 में कवर किए हुए हैं। उनके लिए पनिशमेंट कितना है, उनके लिए भी पनिशमेंट वही है जो कि पनिशमेंट 15, 17, 18 और आपका 20 में भी एक जैसे पनिशमेंट है, और यहाँ तक 21 में भी एक जैसे पनिशमेंट है। सबके पनिशमेंट एक ही है। अब आते हैं धारा 22 पर। धारा 22 बताती है कि मन प्रभावी पदार्थ के लिए, यानी कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए क्या दंड दिया जाएगा। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज बताया गया है, जिसे केंद्र सरकार डिसाइड करे। और केंद्र सरकार डिसाइड ये कहां पर करेगी, केंद्र सरकार कौन सा ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में आता है, ये बात कौन डिसाइड करेगा, कहाँ से पता चलेगी कि ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है। तो इसके लिए हमें कोई माथापच्ची नहीं करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसके लिए हमें सीधे सीधे इस एक्ट की शेड्यूल फर्स्ट में जाना है, वहाँ देखना है कि कौन सा पदार्थ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में केंद्र सरकार के द्वारा जोड़ा गया है, या केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी पदार्थ को साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की कैटेगरी से निकाल भी सकती है, शेड्यूल फर्स्ट इन दिस एक्ट, ठीक। सेक्शन 20 में अपना क्या होता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए पनिशमेंट की बात कही गई है। वही सेक्शन 23 बात करती है भारत में या भारत से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या ट्रांसपोर्ट, इलीगल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात करती है, इसके लिए दंड की बात की गई है। वहीं पर सेक्शन 24 एक्सटर्नल अफेयर को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि ये बात कहाँ कही गई है, एक्सटर्नल अफेयर्स की नार्कोटिक ड्रग्स के संबंध में ये बात कही गई है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 कहती है बाह्य व्यवहार के लिए प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी नार्कोटिक ड्रग्स
ट्रैफिकिंग में लगा, नारकोटिक ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है, वहाँ कोई ऐसा काम करता है जो इस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय है, ठीक, भारत से बाहर, तो उसके साथ में कैसे डील किया जाएगा? तो उसके लिए सेक्शन 24 बात करती है एक्सटर्नल अफेयर के लिए, एक्सटर्नल यानी कि भारत से बाहर। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत सीरियस ऑफेंस है इस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे ना प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह, तब पता चलेगा कि ये सेक्शन 24 कितनी सीरियस और हीनियस ऑफेंस की सीरियस ऑफेंस में आती है। तो इसमें भी जो दंड जो है एक्सटर्नल अफेयर, जो कि फॉरेन अफेयर का मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि नारकोटिक ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक, आप इसे अदरवाइज ना लें। 25 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, मान लो वो कोई भी कुछ नहीं करता, ना तो ट्रैफिकिंग करता है, ना स्मगलिंग करता है, ना विनिर्माण करता है, ना कब्जे में रखता है, लेकिन वो एक काम जरूर करता है कि अपने पोजीशन की जो भूमि है, जो मकान है, घर है, कुछ भी है, वो उसे उन लोगों को देता है जो इलीगल ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं। तो ये भी तो एक अपने आप में अपराध है ना। तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा जिसने अपना मकान या अपनी जगह या अपनी दुकान या अपना कोई भी ऐसा अपनी आधिपत्य की जगह इस ऐसे व्यक्तियों को दे रखी है जो कि इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करते हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? उस मकान मालिक के साथ में, उस जमीन के मालिक के साथ में, उसके साथ में भी वही व्यवहार किया जाएगा, वही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक्यूज पर्सन के साथ किया जाता है जो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करते हैं, ठीक। सेक्शन 25, सेक्शन 25 में ये हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 इस अधिनियम की ऐसी सेक्शन है जो कि अनुज्ञप्तिधारियों को, जो कि सरकार के द्वारा जिन्हें लाइसेंस ग्रांट किया गया है, उन व्यक्तियों को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उन व्यक्तियों को कंट्रोल करने की बात करती है सेक्शन 26। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अब वो अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है। अब ये शर्तों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? शर्तों का उल्लंघन हो सकता है कि प्रॉपर कोई अकाउंट मेंटेन न करना, प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन ना करना, या फिर कोई ऐसे अधिकारी या ऑफिसर्स हैं जो कि उससे रिक्वायर करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए या कोई लेखा दीजिए और वह उनका उसकी अवहेलना करता है, तो इसको माना जाएगा कि वह अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है। तो ऐसे दशा में उसके लिए क्या दंड अधिरोपित किया जा सकता है? तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है 3 वर्ष और जुर्माना। जुर्माना कितना, ये आई थिंक इसमें एक्ट में बताया नहीं है कि जुर्माना कितना है। सजा को तो पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि 3 वर्ष तक की सजा। अब इस सजा का प्रकार क्या होगा? कठोर होगी या सिंपल होगी? सजा 2 प्रकार की होती है, कठोर या सिंपल, ठीक। तो इसमें जो सजा होगी ना वो कठोर नहीं है, वो कारावास यूज किया गया है। अब ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि न्यायालय उसको किस प्रकार की सजा देता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बोला कि सजा 2 प्रकार की होती है, सजा 3 प्रकार की होती है जब आप आईपीसी में जाएंगे। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक। क्योंकि बच्चे कुछ बातों को पकड़ लेते हैं और फिर कहेंगे कि सर देखो ये गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत बता रहे हैं। नहीं, देखो कभी कभी कुछ बातें माइंड से स्लिप हो जाती हैं तो उनको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 27 पर। सेक्शन 27, हाँ एक बात और, ये जो प्रोविजन है सेक्शन 26 के जो अनुज्ञप्तिधारियों पर लाइसेंसी पर लागू होंगे वह उनके सर्वेंट पर भी लागू होते हैं, जो उनके उसमें परिसर में या उनके अंडर में काम करते हैं, उन लोगों पर भी यह अधिनियम, ये प्रोविजंस लागू होते हैं। सेक्शन 27, सेक्शन 27 बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी नारकोटिक ड्रग्स को कंज्यूम करता है, यानी कि उसको उपभोग करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, इसमें नारकोटिक्स ड्रग्स को लेने के लिए, उसको यूज करने के लिए भी दंड की बात कही गई है। इसको 2 सब सेक्शन में डिफाइन किया गया है, उसको हम समझते हैं। 15, 16, 17 एक जैसी, 15, 17, 18,
20 और 21 और 22 ये एक जैसी पनिशमेंट की बात करती हैं। सेक्शन 26 अलग बात करती है पनिशमेंट की, सेक्शन 27 अलग पनिशमेंट की बात करती है। सेक्शन 27 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी नार्कोटिक ड्रग्स को कंज्यूम करता है, उसको उपभोग करता है, तो उसको दंड की बात की गई है। उसको क्या दंड दिया जाएगा? तो उसमें दो तरह का दंड दिया जाएगा। पहले एक क्लॉज है सब सेक्शन 27(1), 27(2), इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कोकीन, मार्फिन और डाइएसिटिल मार्फिन, यानी कि कोका के व्युत्पाद और अफीम पुस्त के व्युत्पाद। ठीक है, इसमें कोका आएगा, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, कोका और अफीम पोस्त, अफीम के व्युत्पाद, ये दो चीजें इसमें आएंगी। यदि ये दो चीजों का सेवन करता है तो पनिशमेंट है 1 वर्ष, ठीक, और जुर्माना है 20,000 रुपये। कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाएं तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है, हो सकती है 20 वर्ष, वैसे तो होना संभव मुश्किल है, लेकिन अगर हो भी जाए तो आप सुधार कर लेना। अब इधर आते हैं, कैनबिस हेम्प को यूज़ करता है। कैनबिस हेम्प में क्या क्या आता है? कैनबिस हेम्प में आता है गांजा है, चरस है। देखिए, कैनबिस हेम्प, गांजा, चरस, इन दो चीज़ों को यूज़ करेगा तो 27(2) में जाएगा। इसका पनिशमेंट क्या है? 6 माह और 10 वर्ष, 10,000, सॉरी 20,000 है ये फाइन, ये 10,000, ठीक है। इसको ये इसमें पनिशमेंट कैसा है? इसमें है कठोर, स्पष्ट तौर पर बताया गया है कठोर पनिशमेंट। सेक्शन 27 की क्लॉज 1 में कठोर, सेक्शन 27 के क्लॉज 2 में कारावास ओनली, कारावास जो कि 6 माह का होगा, ठीक। ये डिपेंड करेगा न्यायालय पर अब क्या करना है, लेकिन इसमें डिपेंड नहीं करेगा न्यायालय पर, इसमें कठोर ही देना होगा न्यायालय का। न्यायालय का यहाँ विवेकिक शक्ति काम नहीं करेगी। न्यायालय को अगर उसने दंडादेश किया है इस सेक्शन में किसी व्यक्ति को 27(1) में, तो उसे दंड कठोर ही देना होगा, ठीक। इसके बाद एक सेक्शन आपको और देखने को मिलेगी जिसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट है, यानी कि कठोर कारावास की बात नहीं कही गई है, वो है सेक्शन 32, जो कि प्रोसीजर वाले चैप्टर से, यहाँ प्रोसीजर है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको सेक्शन मिलेगी इस पोर्शन से, सेक्शन 32। सेक्शन 32 ये बताती है कि ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या होती है? जब मान लीजिए किसी भी अधिनियम में ऐसा कोई काम किया गया है, किसी अनुज्ञप्ति या लाइसेंस या कोई भी उपबंध का उल्लंघन किया जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर उस अधिनियम में कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई दंड नहीं बताया गया है, तो उस दशा में उस व्यक्ति के लिए फिर क्या दंड अधिरोपित किया जाए? मान लिया जाए कोई अनुज्ञप्ति ने, कोई आदेश है, कोई आदेश का है, सरकार की है, या है ना, तो उसका कोई उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है अकॉर्डिंग टू एक्ट, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दंड की व्यवस्था करती है उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। ये हर उसमें दी जाती है एक्ट में, जैसे कि यहाँ एनडीपीएस में 32 में दी गई है, वहीं पर एक्साइज एक्ट में भी दी गई है, आबकारी अधिनियम में यहाँ कितनी है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट? 6 माह, 6 माह, ठीक है, कारावास ओनली। अब ये कारावास कठोर नहीं है, कठोर शब्द पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट एक्साइज में कितनी है? यहाँ 6 माह, तो एक्साइज में 3 माह। आपको ये याद रखना, ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन करती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक्साइज पढ़ नहीं रहे हैं तो इसको साफ कर देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ 6 माह है ऑल्टरनेटिव, और यदि एक्साइज में पढ़ते हैं तो एक्साइज में ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट 3 माह है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 32, सेक्शन 27 हो गया। अब देखिए सेक्शन 27 कंज्यूम करने के लिए बात करती है। अभी हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है और इस पिटीशन में ये डिमांड की गई है कि सेक्शन 27 को इस एक्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि सेक्शन 27 उस व्यक्ति को दंडित करती है जो पहले से ही अपने आप में दंडित है। क्योंकि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता है कि नशा करना, वो कोई हेरोइन, मार्फिन, इस तरीके के जो कि उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे उसकी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिटिशनर ने ये डिमांड की है कि सेक्शन 27 में जो कंज्यूम करने की बात की गई है उस कंज्यूमर को इस एक्ट से बाहर निकालना चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए। तो इसके साथ साथ में सेक्शन 27 को चैलेंज किया गया है। साथ में कौन सी सेक्शन चैलेंज की गई है? सेक्शन 27 के साथ में सेक्शन 35, इसी एक्ट की सेक्शन 35 जो कि कल्पेबल मेंटल स्टेटस की बात करती है। ठीक है, आपराधिक मन स्थिति। ठीक है, कल्पेबल मेंटल स्टेटस। सेक्शन 37 जो कि कॉग्निजेंस की बात करती है, किस अधिनियम के अधीन कॉग्निजेंस डायरेक्ट लिया जाता है, सेक्शन 37 को भी चैलेंज किया गया है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 54। 54 क्या करती है? अवैध कब्जे से उपधारणा। यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है और यदि वह इसका समाधानप्रद रूप से जवाब नहीं दे सकता है कि उसके कब्जे में कैसे है, तो ये माना जाएगा कोर्ट के द्वारा कि उसका जो कब्जा है, अगर वो उसका लेखा जोखा नहीं दे पाता है, इसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाता है ऑफिसर्स को, तो वह जो है माना जाएगा कि उसके पास जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, वह इलीगल ही होल्ड किए हुए हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि मान लिया जाए 27 के अंतर्गत कोई पीने वाले व्यक्ति के पास, कोई कंज्यूम करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा कोई नार्कोटिक ड्रग्स मिल जाता है उसके कब्जे में, तो उसके लिए धारणा ना की जाए कि वह अवैध कब्जे से है। ठीक, तो सेक्शन, ये सारी बातें इंटरप्रिटेशंस की बातें हैं। अब न्यायालय में पिटीशन दाखिल की गई है, न्यायालय इस पर क्या फाइंडिंग देता है, क्या जजमेंट देता है, उसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन अभी हम इस सेक्शन को फिलहाल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक, ये इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है। तो सेक्शन 27 को किया है, तो 35 भी चैलेंज की गई है, 37 भी चैलेंज की गई है, 54 भी चैलेंज की गई है इसी एक्ट की 27 के अंतर्गत। अभी हाल ही में 1 महीने पहले पिटीशन दाखिल की गई है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 27 आई होप कि अपना यह खत्म हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन 28 to 30 पर। सेक्शन 28 में ये बताया गया है कि अटेम्प्ट टू कमिट, सेक्शन 28 अटेम्प्ट टू कमिट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है, तो फिर उसको कैसे दंडित किया जाएगा? उसको वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि माना जाएगा कि उसने मूल अपराध कारित कर दिया हो। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू कमिट के लिए फिर आता है सेक्शन 29 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर आता है 30 प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। इस एक्ट में नार्कोटिक ड्रग्स को अपने कब्जे में रखने के लिए या उसको स्मगलिंग करने के लिए यदि कोई तैयारी की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे भी दंडनीय बनाया गया है। जैसे कि आईपीसी में डकैती को दंडनीय बनाया गया है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र, इसको वैसे तो जो लोग इस MP ADPO या जुडिशल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो ये सब चीज़ें पता हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और अबेटमेंट क्या होता है ना, तो उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी ये कोई डाउट क्लियर होता है, डाउट आपका अगर होता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं IPC सेक्शन 107 एंड सेक्शन 120A, सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक, डेफिनेशन दी गई है। वहीं प्रिपरेशंस इनके लिए यदि कोई व्यक्ति अबेटमेंट करता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा? उसको वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने वह अपराध कारित किया हो। जो मूल अपराध कारित करने के लिए होता है वही कॉन्स्पिरेसी करने वाले को भी दंडित किया जाएगा, वही अबेटमेंट करने वाले को भी दंडित किया जाएगा। लेकिन अब आते हैं हम प्रिपरेशंस पर। प्रिपरेशंस में एक बात आपको ध्यान रखना है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने अपराध करने की तैयारी की है और वो उस अनुक्रम में कुछ करने ही वाला था, लेकिन
उसे परिस्थितियों बस उसे ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए थे कि वह अपने उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, तो ये माना जाएगा कि उसने उस अपराध को करने की तैयारी की थी। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ कार्य करने के लिए परिस्थितियों द्वारा रोका गया हो, परिस्थिति बस, इसे आप इत्तेफाक भी मान सकते हैं, इत्तेफाक से वो कोई रुका हो, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि उसने तैयारी नहीं की थी, उसने तैयारी की थी, ऐसा ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 31 पर। ये बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं। सेक्शन 31 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शंस की। प्रीवियस कन्विक्शंस कैसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दंडादेश किया जाता है, तो प्रीवियस कन्विक्शन एक बार दंडादेश कर दिया, फिर से उसी इस अधिनियम के अधीन किसी और अन्य धाराओं में उसे पनिशमेंट दे रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा? सेकंड स्टेज पर, प्रीवियस कन्विक्शन सेकंड स्टेज पर बाद में, तो इसमें बताया गया है देखिए फ्रेंड्स, यहां प्रीवियस कन्विक्शन धारा 15 से धारा 27 तक, ठीक, जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं कंज्यूम करने के लिए भी इसमें बात कही गई है। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है और उसे बाद में फिर इस अधिनियम के अधीन फिर से दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए दंड क्या दिया जाएगा? उसके लिए दंड दिया जाएगा, जो अधिकतम दंड है उस दंड का 1.5 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 10 साल तक का, जो मान लिया जाए किसी को पोस्टकरण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंडादेश किया जाता है, तो अगर एक बार दंडादेश कर दिया और न्यायालय ने उसे सजा दे दी, ठीक है, 10 साल या 20 साल की सजा दे दी, अब मान के चलो उसने पोस्टकरण के लिए फिर से सेकंड स्टेज पर कोई ऑफेंस किया और उसे फिर से दंडादेश किया गया, तो उसे अब कितना दंड दिया जाएगा? मान लिया जाए वह अल्प मात्रा यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से संबंधित था, धारा 15 का दंड, तो उसके लिए अब जो सेकंड स्टेज पर जो सब्सिक्वेंट दंड दिया जाएगा वह सब्सिक्वेंट पनिशमेंट होगा 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष, और जुर्माना भी उसका 1.5 गुना होगा। 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा, या 2 लाख, अगर 2 लाख था तो 2 लाख का 3 लाख हो जाएगा। और फिर इसमें एक बात और बताई गई है, जुर्माना अधिरूपित करते समय न्यायालय, चाहे वह सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो या फिर फर्स्ट कन्विक्शन हो, उसमें न्यायालय को ये छूट रहती है कि न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार जुर्माने की रकम को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। ठीक है, ओके। 31A, जो कि कुछ अपराधों में पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए, कुछ विशेष अपराध है उनके लिए दंड की बात करती है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात करती है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जैसे कि सेक्शन अभी हमने पढ़ा था 24, सेक्शन 90, सेक्शन 24, सेक्शन 90 और सेक्शन 27A, ये बड़ी सीरियस सेक्शन इस एक्ट की। वही सेक्शन बाह्य व्यवहार के लिए पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 12 को डील करता है सेक्शन 24, सेक्शन 19 खेती हर द्वारा गबन के लिए दंड, और सेक्शन 27A बात करता है संश्रय देने के लिए, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अपराधियों को सेक्शन 27 बात करता है। यदि इसमें किसी व्यक्ति को सब्सिक्वेंट कन्विक्शन दिया जाता है, पश्चातवर्ती इस पर दोषसिद्धि की जाती है, तो ऐसी दशा में क्या होगी? सजा की लिमिट। तो देखिए, इसमें सजा की लिमिट जो है वो भी 1.5 गुने तक की बात करती है, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है, इसमें भी 1.5 गुने की बात की गई है। ठीक है, जो इसमें की गई थी 31 में, वो भी 31A में भी की गई है, 31A में भी ये बात की गई है। इसको 1989 के द्वारा अमेंडेड करके इस एक्ट में जोड़ा गया था, सेक्शन 31A को। सेक्शन 31A में या मृत्यु दंड भी इसमें दिया जा सकता है। मृत्यु दंड कौन सी धाराओं में दिया जाएगा? मृत्यु दंड इन धाराओं में दिया जा सकता है।
सेक्शन 24, 19, 27A, यदि न्यायालय चाहे तो न्यायालय की डिस्क्रिशनरी, न्यायालय की वैवेकिक शक्ति है कि न्यायालय उसे 1.5 गुने की जगह मृत्यु दंड भी दे सकता है। फिर चाहे उसे अपील में कुछ भी उसका रिजल्ट निकले, लेकिन दंड दे सकता है, मृत्यु दंड कोर्ट की ये पावर है। अब आते हैं हम सेक्शन 32 पर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्टरनेटिव पनिशमेंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 33 जो बात करती है इस अधिनियम के अधीन धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी और परिवीक्षा अधिनियम का लागू होना, बिल्कुल यहाँ लागू होंगे, परिवीक्षा अधिनियम भी लागू होगा और धारा 360 सीआरपीसी ये भी लागू होगी, प्रोविजन भी लागू होगा, ठीक है, प्रोविजन भी लागू है, 360 भी लागू है सीआरपीसी की। किस सेक्शन के संदर्भ में? सेक्शन 33, ठीक है। सेक्शन 33 में ये कब कब लागू होगी? किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर कोई व्यक्ति सेक्शन 26 और 27 में दंडाधिष्ट किया जाता है, इन 2 कंडीशंस में ये प्रोविजंस लागू होंगे, अदरवाइज लागू नहीं होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है उसको परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको 360 सीआरपीसी को टच नहीं करने दिया जाएगा, नहीं, दिस इज मैंडेटरी। इसके बाद 26 और 27 में के व्यक्तियों को लाभ मिल जाएगा, इस एक्ट में परिवीक्षा का लाभ मिल जाएगा और धारा 360 का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा किसी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 34 पर, जो कि अपराध से वृत रहने के लिए प्रतिभूति की मांग करती है, ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन 35 पर, जो कि कल्पेबल मेंटल स्टेटस की बात करता है। सेक्शन 35 देखिए, सेक्शन 35 में हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी। कल्पेबल मेंटल स्टेटस को इस्टेब्लिश करने के लिए, मेंस रिया को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें 3 चीजें मुख्य रूप से देखनी होती हैं। इंटेंशन फर्स्ट, सेक्शन 35 सेक्शन 35 में हम क्या देखेंगे? कल्पेबल मेंटल स्टेटस, आपराधिक मन स्थिति, आपराधिक मन स्थिति, यही तो है, इसी के कारण तो हमको, यही तो है मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट यही तो है, इसी से तो हमारी दोषता डिसाइड होती है कि हमारी आपराधिक मनस्थिति थी या नहीं थी। यदि हमारी आपराधिक मनस्थिति नहीं थी तो हमें किसी अपराध के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। ये बात करता है मेंस रिया, एक लॉ मैगजीन्स है, लैटिन मैगजीन्स है, मेंस सिट रिया, आपराधिक दुराशय, ठीक है। इसको हमने इसमें पढ़ा है, आईपीसी में इसको पढ़ के आए हैं। तो सेक्शन 5 में मन स्थिति को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। उसका मोटिव, ठीक है, उसका इंटेंशन और उसकी नॉलेज, ठीक है। मोटिव, इंटेंशन और नॉलेज, यदि ये तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है तो फिर हम उसे कल्पेबल मेंटल स्टेटस नहीं मान सकते। न्यायालय के सामने जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाता है तो न्यायालय ये समझेगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन आपराधिक मनस्थिति धारण की थी और उसने इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित किया है। लेकिन प्रतिरक्षा में, डिफेंस में ये वाली बात ले सकते हैं, क्या प्रतिरक्षा में क्या कह सकते हैं कि हमारी आपराधिक मनस्थिति नहीं थी और हमने अपराध नहीं किया है। अब अनजाने में अगर कोई बात हो जाती, जैसे कि देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपराधिक मनस्थिति को मान लिया जाए, एक कोई व्यक्ति है स्मगलर जो कि इंडिया में है और दूसरा है अमेरिका में। अब उसको इंडिया से अमेरिका ड्रग की एक खेप पहुंचानी है, तो वो क्या करेगा? अपने किसी रिलेटिव को अमेरिका जाने के लिए बाध्य करेगा, कोई भी प्रलोभन देगा, कहेगा तुम जाओ घूमे आओ, कुछ भी करे आओ, है, या फिर कोई ऐसा कपल ढूंढेगा जिसकी नई नई शादी हुई है, कहेगा कि तुम जाओ हनीमून पर जाओ, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, तो कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो जाएगा, वो उसके टिकट करा देगा एरोप्लेन के, ठीक है। लेकिन वो मौका पाते ही वो जो सामान कैरी करके ले जाने वाले हैं अपने साथ में, सूटकेस वगैरह, वो उसमें चुपके से कहीं पर भी किसी भी जगह ऐसा मौका देख करके कोई ड्रग्स वहाँ रख देगा
और वो उनको पता नहीं चल पाएगा कि वहाँ उनके कपड़ों में, उनके सामान के साथ में कोई ऐसा आर्टिकल रख दिया गया है जो कि इलीगली है। तो वो उसको साथ में ले जाते हैं और प्लेन में जाते हैं। प्लेन जैसे ही लैंड करता है किसी दूसरे देश की भूमि पर, तो वहाँ पर चेकिंग लगी हुई है। अब चेकिंग होती है, उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या गेम खेला जा रहा है, ठीक है, उस कपल के साथ में। तो जब कपल की चेकिंग होती है तो पाया जाता है कि उसके बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु है। जब उसकी चेकिंग की जाती है तो वो पता चलता है कि उसमें नारकोटिक ड्रग्स है, तो उसको कस्टडी में ले लिया जाता है और उस पर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें जब डिफेंस लिया जाता है तब ये बताया जाता है कि भाई ये जो हमारे साथ किया गया था ना, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। कोर्ट ने जब तक ये माना कि भाई तुम्हारे पास से, तुम्हारे बैग से, तुम्हारे सामान से, तुम्हारे पोजीशन से ये नारकोटिक ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को प्राप्त हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने अधिनियम के अधीन अपराध कारित किया है। लेकिन अब उसका जो डिफेंस काउंसिल है वो ये बताएगा कि नहीं, इन्होंने अपराध कारित नहीं किया है। ये बात सही है कि इनके पोजीशन से नारकोटिक ड्रग्स हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को या एजेंसीज को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी इन्हें नहीं थी और ना ही इनका कल्पेबल मेंटल स्टेटस था इसको होल्ड करने का। तो फ्रेंड्स, जब कोर्ट को जब हम ये साबित कर देते हैं, और ये जो उपधारणा है, ये जो 35 की उपधारणा है, ये खंडनीय उपधारणा है, अखंडनीय उपधारणा नहीं है, इसको खंडित किया जा सकता है एक डिफेंस मटेरियल न्यायालय के सामने रख करके। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम समझ सकते हैं कि इसमें जब तक हम डिफेंस नहीं लेंगे, जब तक हम ये जो साबित करने का भार होगा ये एक्यूज पर्सन पर होगा, ये डिफेंस काउंसिल पर होगा कि वह उसको साबित करे कि उसकी संबंधित केस में आपराधिक मनस्थिति नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 36 पर। सेक्शन 36 में इस अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल कोड बनाए जाएंगे, उसकी बात की गई है। उसको हम फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। उस लेक्चर में हम स्पेशल कोड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 38 पर। सेक्शन 37 पर। सेक्शन 37 बताता है इस अधिनियम के अधीन सारे अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब होता है कि पुलिस उस पर कॉग्निजेंस ले सकती है, उसकी जांच कर सकती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके दायरे में ये एक्ट आता है, ठीक है। सेक्शन 37 और इसके अधीन जितने भी ऑफेंस होंगे वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे, उनका बेलेबल ऑफेंस नहीं है। चाहे वो सेक्शन 27 का ऑफेंस हो, 27 के क्लॉज 2 का ऑफेंस हो, तब भी वो नॉन बेलेबल ही है। सेक्शन 26 का हो तब भी नॉन बेलेबल है। इस सारी कंडीशन में इसमें सारे भी ऑफेंस हैं, सबके सब नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 38 पर। इसमें एक और बात कही गई है कि यदि कोई ऑफेंस ऐसा है कि सेक्शन 19 का है, 24 का है, 27A का ऑफेंस है, तो फिर उस दशा में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को न्यायालय सुनवाई का अवसर देगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, है ना। ये सारे प्रोसेस की बातें हैं, इनको हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 38 पर। सेक्शन 38 बताती है कि कंपनी द्वारा अपराध, हर एक एक्ट में ये बात कही जाती है, क्रिमिनल एक्ट में, आईपीसी में भी कही गई है, इसमें भी कही गई, एनडीपीएस में भी है, एक्साइज में भी है, जितने भी एक्ट है सब में ये बात आती है कि कंपनी द्वारा अपराध। तो कंपनी द्वारा अपराध आपको पता ही है कि कंपनी द्वारा जब अपराध किया जाता है, यदि कंपनी का जो डायरेक्टर है, प्रबंधक है, अगर वो ये साबित नहीं करता है कि जो अपराध हुआ है उसकी उसे उसकी जानकारी नहीं थी, तो लायबिलिटी उस पर शिफ्ट नहीं होती है। और यदि ये बात साबित हो जाती है कोर्ट के अंदर कि इसकी मौनानुकूलता से, इसके मौन रहने से, इसकी जानकारी में सारे काम हुए थे डायरेक्टर और ये जो मैनेजर है, तो फिर डायरेक्टर और मैनेजर उनके साथ उन कर्मचारियों ने, जिन्होंने जो कंपनी के कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उन्हें यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनकी मौनानुकूलता कर रही है, तो वो भी जो है डायरेक्टर और जो है उसके प्रबंधक दोषी माने जाएंगे, ठीक। उसका भी डिफेंस लेना होगा उनको। अब हम आते हैं सेक्शन 39 पर। सेक्शन 39 बताती है कि परिवीक्षा का लाभ किस व्यक्ति को दिया जाएगा। देखिए, सेक्शन 39 सेक्शन 33 के जैसी है। इसमें बताया गया है यदि कोई व्यक्ति पर सेक्शन 27 का एलिगेशन लगा हुआ है, कोई कंज्यूमर है जो नारकोटिक ड्रग्स को कंज्यूम करता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को न्यायालय
अगर कन्विक्ट कर देता है, दोषी कर देता है, सजा नहीं देता है, दोषी कर देता है कि भाई आपने ऑफेंस किया, आप पे दोष साबित हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको सजा नहीं दी जा रही है, आपकी सजा जो है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, उसको स्थगित किया जा रहा है, लेकिन आपके साथ में एक शर्त लगाई जाती है कि आप किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से अपनी चिकित्सा करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर न्यायालय को देंगे। और यदि आपने ऐसा करने में कोई विलंब किया या कोई उसका अनुपालन नहीं किया तो फिर जो दंड स्थगित किया गया है उस दंड को जो है उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा, उसको निष्पादित कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 39 ये बात करती है, यदि वो शर्तों का पालन करता है तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाएगा कि भाई घर जाओ, अभी तुम्हें सजा की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ सुधरने का मौका दिया, सुधरने की कोशिश करो। यदि तुम नहीं सुधरते हो और न्यायालय को रिपोर्ट नहीं करते हो, है ना, अपने सुधरने की कि हम भैया हमारा इलाज चल रहा है और ये हमारी रिपोर्ट है और ये देखो हम कंज्यूम नहीं करते हैं अब हमारे अंदर सुधार है, तो न्यायालय फिर आपको परिवीक्षा पर छोड़ेगा, अदरवाइज नहीं छोड़ेगा। ठीक। सेक्शन 40 की बात करती है कि जब न्यायालय किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दंडाधिष्ट करता है तो वह उसके निवास स्थान, कारोबार के स्थान को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा सकता है, लेकिन एक कंडीशन में नहीं करवा सकता। मान लिया जाए न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कन्विक्शन किया है, धारा 15 से लेकर के धारा शायद इसमें 26 या 7 धारा, ये 2 धाराएं नहीं है, एक सेक्शन 27 इसमें 15 से सेक्शन जो है, इसमें जो है सेक्शन 26 और सेक्शन 27 को छोड़ के जितनी भी सेक्शन बनती हैं ऑफेंस की, 15 से लेकर 25 तक सेक्शन है। इसमें यदि किसी व्यक्ति को दंडाधिष्ट किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, तो न्यायालय उसके पते की सूचना प्रकाशित करवा सकता है। पता घर का हो सकता है, उसके कारोबार करने के स्थान का हो सकता है, ऐसी स्थिति में, ठीक है। यदि मान लिया जाए उस अपील करनी है उस केस में उस केस की अपील अवधि 30 दिन की है, 30 दिन तक, जब तक 30 दिन व्यतीत नहीं हो जाएंगे न्यायालय ऐसा कोई प्रकाशन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी अपील का राइट है अभी 30 दिन का। दंडादेश पारित करने से 30 दिन तक उसे अपील फाइल करनी होगी, तो 30 दिन तक न्यायालय को इंतजार करना होगा। यदि 30 दिन के बाद कोई अपील फाइल नहीं की जाती है हाई कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में, तो न्यायालय फिर इस धारा 40 के अंतर्गत पते की सूचना को प्रकाशित करवा देगा। और मान लिया जाए 30 दिन के अंदर अंदर या 30वें दिन अपील फाइल कर दी जाती है, तो फिर न्यायालय प्रकाशन नहीं करवाएगा, क्योंकि अब अपील फाइल कर दी गई है। अब जब तक अपील का विनिश्चय नहीं हो जाएगा, फाइनली अपील डिस्पोज नहीं हो जाएगी, तब तक न्यायालय नहीं करवाएगा। यदि अब डिस्पोज में क्या होता है, डिस्पोज में या तो केस अलाउ होगा या केस डिसमिस हो जाएगा। मान लिया जाए अगर अपील की गई और अपीलेंट के फेवर में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई नीचे के कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस किया जाता है और आपको बरी किया जाता है, तो फिर कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा पते का। लेकिन यदि उसने कंफर्म कर दिया नीचे के ऑर्डर को, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को यदि हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया या तो फिर उस दशा में, कंफर्म होने की दशा में, ट्रायल कोर्ट के द्वारा धारा 40 के अंतर्गत जो कन्विक्ट पर्सन है उसके पते की सूचना को प्रकाशित करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।